आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद खित्ते में हालात एक तरह से कशीदा हो गए, क्योंकि चीन इस दौरे को लेकर नाराज है और चीन ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। और इसके अलावा जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती है, ताइवान के गिर्द भी चीन ने दायरा एक तरह से तंग कर दिया है। सवाल कई से हैं, बहुत से सवाल इस पर उठ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि खित्ते में जिस तरह की एक कशीदगी देखी जा रही है, इसे किस तरह से देखा जाए, या अगर चीन अमेरिका के दरमियान हालात कशीदा होते हैं, ताइवान और चाइना के दरमियान में हालात कशीदा होते हैं, तो हिंदुस्तान पर इसके क्या कुछ असरात होंगे, या आलमी लेवल पर अगर देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पर इसके किस तरह के असरात होंगे। क्योंकि दुनिया अभी एक बड़ी जंग यानी यूक्रेन और रूस के दरमियान एक बड़ी जंग चल रही है, और उस बीच में अमेरिका और चीन और ताइवान का ये जो नया मामला सामने आया, नई जो एक कशीदगी आई है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब हैं, जो आलमी उमूर के माहिर हैं। प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहाज जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। कमांडर जीजे सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और कर्नल एस पठानिया जी हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, जो कशीदगी है ताइवान, चीन और अमेरिका की, अब ये जो नई कशीदगी खित्ते में देखी जा रही है, इसे सर किस तरह से देखा जाए? कितनी ये कशीदगी आगे तक जाएगी, ये हालात आगे जाकर किस तरह का रुख इख्तियार करेंगे? देखिए अबू हुरैरा, सबसे पहली बात हमें जानते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो 1971 तक, यानी ताइवान जिसे कहते हैं आज की डेट में, वो 1971 तक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर था। 1971 में जो पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिस चीन की बात हम कर रहे हैं, वो चीन 1971 में जाकर के यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होता है। उस रेजोल्यूशन को अगर आप देखें तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और बाकी तमाम मेजर पावर्स ने इस बात पे एग्री किया था कि जो चीन है यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो सुर्ख चाइना है, वो दरअसल चाइनीज पीपल का रिप्रेजेंटेटिव, सोल और लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव चाइनीज लोगों का वो चीन है। और आरओसी को इसी बुनियाद पे यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान को एक्सपेल भी किया गया था यूनाइटेड नेशंस से। इसका मतलब कि अमेरिका ये मानता है, जिसको कहा जाता है आमतौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि वन चाइना टू सिस्टम्स, यानी ताइवान इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, उससे इनकार नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। लेकिन जहां पे जो सिस्टम है, यानी जो डेमोक्रेसी कायम है, जैसा कि नैन्सी ने आज कहा भी अपने स्टेटमेंट में कि हम जमहूरियत की हिफाजत करेंगे वहां पे ताइवान में और बाकी दुनिया में भी। तो आप इस कशीदगी को जिस तरह से देख रहे हैं, ये कशीदगी कोई बहुत ज्यादा जाकर के कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की सूरत अख्तियार नहीं करेगी, बल्कि चाइना को, राइजिंग चाइना को काउंटर करने की जो स्ट्रेटेजी अमेरिका ने अपनाई है, उसमें वो ताइवान का फ्रंट खोलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, चाइना जो है वो एक बहुत ही कंट्री है जो इंटरवेंशन कोई भी करता है बहुत सोच समझ करके करता है। तो वो खुद भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगा, और जाहिर सी बात है अमेरिका भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगा। लेकिन ये एक फ्रंट खोल करके वो चाइना को मैसेज देना चाहते हैं कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको कदगन लगाने के लिए अमेरिका के पास भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मौजूद हैं। बिल्कुल। मैं कर्नल एस पठानिया जी आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब कहते हैं कि हालात बहुत ज्यादा हो सकता है कि कशीदा ना हो, लेकिन सर एक सवाल उठता है कि चाइना बार बार कह रहा है, और चाइना ने यहां तक धमकी भी दी कि आग से अमेरिका न खेले। इन धमकियों के बावजूद भी नैन्सी पेलोसी का यह दौरा, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या अमेरिका इसमें अपना कहीं फायदा देख रहा है, अपना मफाद देख रहा है? देखिए सर, हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है? ओके जी। देखिए सर, अमेरिका एक ऐसा नेशन है जो हर जगह अपने मफाद या फायदा देखता है जी। अगर हम चाइना की बात करें और ताइवान की बात करें, 1894 के अंदर जापान ने इनको, ताइवान को अपने कब्जे में रखा था, और 1945 के करीब जो है ये वापस उन्होंने चाइना को देने का प्रस्ताव रखा था। उसके लिए एक ट्रीटी भी हुई थी। अब हम अगर ताइवान की बात करते हैं,
इसके अंदर अगर इस देश को हम देखें, ये तकरीबन 3700 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आप ये मान के चल सकते हैं कि गोवा से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, आइलैंड है जी। इसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 2.3 करोड़ है। और ये जो चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में, बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू चैलेंज द सुपरमेसी ऑफ यूएसए। इस समय चाइना जो है वो सबसे बड़ी नेवल पावर है। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर को कम कर देते हैं, वो चाइना के पास 3 है, उनमें से 2 ऑपरेशन है, वेरएस यूएसए के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और अपने आप में एक बहुत ही पोटेंट वेपन है जी। अभी चाइना ताइवान पे अटैक करेगा या वो सिर्फ गीदड़ भभकियां देगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्पीकर को वहां पे भेजा है और जो रिएक्शन चाइना का आ रहा है कि हम इनको पनिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास वो काबिलियत भी होनी चाहिए। वो काबिलियत इस समय जो है चाइना के पास नहीं है। ना वो इकोनॉमिकली यूएसए को तंग कर सकता है, ना ही फाइनेंशियली, बिकॉज उसके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं जी। तो चाइना इस समय ये मान के चलेगा कि मैं अपना जो वर्चस्व दुनिया में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको इस घटना के बाद मैं कैसे मेंटेन कर सकता हूं, वो किस हद तक जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मेरी जो अपनी सोच है कि शी जिनपिंग, जिनका अगले साल दोबारा अपनी 3rd टर्म के लिए आ रहे हैं, वो कोई भी ऐसा मिलिट्री वाला एक्शन नहीं लेंगे। तो उन्होंने अपनी वो मिलिट्री ड्रिल वगैरह शुरू कर दी है, ताइवान को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव एम्युनिशन उसके अंदर यूज कर रहे हैं। उसके बाद वो ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि एयरबॉर्न ऑपरेशन कैरी आउट किए जाएंगे, एम्फीबियस ऑपरेशन कैरी किए जाएंगे। लेकिन अगर हम उनकी इंटरनल हालत देखें इस समय, क्योंकि अगर चाइना इकोनॉमिकली भी कोई गेम खेलता है यूएसए के साथ, तो उसके अंदर उसको खुद भी सफर करना पड़ेगा। तो इस समय जो टोटलिटी में अगर हम कंडीशन देख के चलें, तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी किस्म का मिलिट्री एस्केलेशन होगा। और चाइना ने तो यहां तक ये भी कह दिया कि इफ रिक्वायर्स आई विल गो फॉर न्यूक्लियर। दूसरा, चाइना बड़े तरीके से यूक्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है। अभी देखिए, रशिया जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ मिलिटरीली कंपेयर टू चाइना, और चाइना का जो इक्विपमेंट भी है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डाउट्स हैं। अगर रशिया जो है यूक्रेन को काबू में नहीं कर पाया पिछले 5-6 महीने में, तो ये चाइना जो है उससे एक सबक लेगा और वो कोई ऐसा वो डेयरिंग स्टेप नहीं लेगा जिससे शी जिनपिंग की जो प्रेसिडेंसी है वो खतरे में पड़ जाए या चाइना जो है इकोनॉमिकली सफर करे। और पैसिफिक ओशन, जो इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर जो मलाका स्ट्रीट है, वो एक बहुत ही वीक पॉइंट है चाइना का, क्योंकि उनका सारा जो एक्सपोर्ट आता है वो वहां से आता है। तो ये चाइना जो भी करेगा सोच विचार करके करेगा। बिल्कुल। और मेरी जो अपनी असेसमेंट है, देयर इज ए वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ ए फुल स्केल मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन यूएसए एंड जंग जैसे हालात नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रोफेसर प्रक्षित सिंह मनहास जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, कल जैसे ही नैन्सी पेलोसी की खबर आई कि वो ताइवान में लैंड की हैं, और उसी वक्त जहन में एक चीज आने लगी कि दुनिया अभी यूक्रेन और रशिया की जंग झेल रही है और पूरी दुनिया पर उसके असरात भी दिख रहे हैं। और अगर इस दरमियान ताइवान, चाइना और अमेरिका का यह टसल कहीं शुरू हो जाता है, तब तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। नमस्कार जी। देखिए, बिल्कुल कल जैसे परसों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो आएंगी, और जैसे ही खबर आनी शुरू हो गई कंफर्मेशन की उनकी विजिट है, हालांकि ऑफिशियल ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं था, और जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह रही थी कि वो शायद नहीं विजिट कर रहे, एंड बट एक तीसरे नंबर के पॉलिटिशियन को अमेरिका के वहां विजिट करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये तकरीबन 25 साल बाद ये स्टेप हुआ है। शी इज इन द 3rd इन द लाइन ऑफ प्रेसिडेंसी इन यूएस। तो मेरे को लगता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, बट जिसे कि दुनिया में अटकलें लगनी शुरू हो गई, युद्ध होगा या कि एक नया इंडो पैसिफिक रीजन में या साउथ चाइना सी में भी काफी ट्रबल्स होंगी। तो ये सब मेरे को लगता है कि किसी हद तक एक स्टोरी भी बन रही थी और किसी हद तक ये बात भी थी कि ये चैलेंजेस थे जो चाइना दुनिया को दे रहा था और बता रहा था। जैसे चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी मूव करना शुरू कर दिया। आज जैसे हमें पता चला 27 वॉर प्लेन्स ने नियर अबाउट ताइवान की एयर स्पेस को भी के अंदर भी एंटर किया। तो ये सब एक कुछ ऐसे एक्शंस थे जिससे चाइना ये दिखाना चाह रहा था कि ताइवान इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ वन चाइना पॉलिसी। बट एक्चुअल में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जिस तरह से सिस्टम चल रहे हैं, आप देखिए चाइना ने इमीडिएटली कुछ
एक्सपोर्ट्स ताइवान से ब्लॉक कर दिए, सिट्रस के, फिश के या अदर फूड के। पर जो मेन चीज है चिप्स, जो मल्टी बिलियन डॉलर चिप प्रोसेसिंग और प्रोसेसर बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ताइवान की, वो नहीं। आपको पता होगा कि क्या नियर अबाउट, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो टू वे ट्रेड है बिटवीन चाइना एंड ताइवान, दैट रोज टू नियर अबाउट 26% इन लास्ट 1 ईयर, $328.3 बिलियन, और जिसमें कि ये प्रोसेसिंग का ही सिर्फ 24.4% बढ़ के $104 बिलियन तक ट्रेड हुआ है। तो चाइना ने वो बंद नहीं किया। तो इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चाइना को भी पता है कि ताइवान के साथ वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम पे ताइवान की साइड पे एक तरह से खड़ी हो रही है। और चाइना के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं सिर्फ ताइवान में नहीं, या साउथ चाइना सी में नहीं, या इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं, बट अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जहां पे कि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज को लोन देके रखा है, या उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, या उनके साथ वो अपना प्रोजेक्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं, तो वो सब बंद हो जाएंगे एकदम। और उससे चाइनीज इकोनॉमी नहीं, बिल्कुल, अगर जंग के लिए जाते हैं तो इसके मनफी असरात बहुत ज्यादा होंगे। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आऊंगा। सर, एक तो रीजन की अगर बात करें, चाइना हिंदुस्तान से बहुत करीब है, यहां पर अगर किसी तरह का टेंशन होता है, जैसा कि कल तक लग रहा था, आज ऐसा लग रहा है कि हालात शायद इस तरफ ना जाए, जंग की तरफ। लेकिन जिस तरह का सर टेंशन था, और अगर यह हालात टेंशन की तरफ जाते तो हिंदुस्तान पर किस तरह के असर पड़ते इसके? देखिए, सबसे पहले ये एक बात समझिए कि जो शी जिनपिंग है और दूसरे बाइडेन है, इन दोनों के अंदर थोड़ी बहुत ही पहले जो गुडविल थी, जहां एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते थे, ट्रस्ट था, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। क्योंकि चाइना ने काफी बार यूएसए को, अमेरिका को वार्न किया कि नैन्सी पेलोसी को नहीं आना चाहिए, मगर हम देख रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी वहां पे आई। अब इसके साथ जो है शी जिनपिंग जो है, उनकी बहुत बेइज्जती हुई है, एम्बैरेसमेंट हुई है, और इसका वो कोई रिएक्शन जरूर देंगे, क्योंकि अपने चेहरे को बचाने के लिए, जिसे कहते हैं फेस सेविंग के लिए, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। क्योंकि अगर मैं आज के इस टाइम की बात करूं तो पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से अगर दोनों देशों की नेवी को मैं देखूं, उनकी जो फोर्स को देखूं, वो ऐसे है कि जो चाइना है उसके पास 280 से लेकर 300 तक जंगी जहाज हैं, 60 से 70 सबमरीन्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और वो अपनी होम टर्फ के ऊपर है। उसने जितने वो आजू बाजू के टापू थे उनको पूरी किलाबंदी कर रखी है, और अभी इस टाइम उसने जितना ये ताइवान था उसको घेर के रखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि उसने ये कह दिया है कि मेरा इनके अगेंस्ट एक्शन लेना जायज है, जस्टिफाइड है, अंग्रेजी में उसने कह दिया कि यह जस्टिफाइड है अगर मैं इसके ऊपर अटैक करता हूं। दूसरी बात देखिए कि मैं अमेरिकन नेवी को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं, जानता हूं जी। उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बाकी उनके कैरियर ग्रुप कहते हैं, उनके साथ फ्रीगेट, क्रूजर्स, थोड़ी सबमरीन्स वगैरह होती है। मगर अमेरिका की नेवी ताकतवर तो है, मगर वो बटी हुई है। कुछ तो पर्शियन गल्फ में है, ईरान के अगेंस्ट खड़ी की हुई, कुछ बाल्टिक सी के अंदर है, कोई ब्लैक सी के अंदर कोई वहां पे जंग चल रही है, कुछ उसने अपने देश की जो कहते हैं डिफेंस के लिए वहां रखी है। मगर चाइना की पूरी नेवी वहां पे ही है। और दूसरी बात देखिए, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर मैं ये मैक्सिमम 100 एयरक्राफ्ट ही मानूं, इतने तो नहीं है, 80 और 70 है, कोई 150 के बाजू होंगे। उसके अगेंस्ट अगर चाइना का जो बॉर्डर है, जो कि सिर्फ हवाई जंगी जहाज से कोई 5-10 मिनट का रास्ता है, उसके जितने वो फाइटर बेस हैं वो सभी फुल अलर्ट पे हैं, और उनमें कोई लंबी उड़ान नहीं भरनी। और साथ में अगर देखा जाए, ये साउथ चाइना सी के अंदर नॉर्थ कोरिया उसका दोस्त है,
अगर सपोर्ट पूरी करनी है उसने, अमेरिका ने ताइवान की, तो समुद्री रास्ता है सिर्फ, वो रास्ता नहीं जैसे यूक्रेन के अंदर पोलैंड और दूसरे सब देश हैं, अंदर से पीछे से वो 777 भेज देते हैं, तोपखाना भेज दिया, दूसरे वेपन, ऐसी बात वहां पे नहीं है। अगर मैं इसको फिर जोड़ूं, जो यूक्रेन और रशिया है, जी जी, उनकी वॉर के अंदर रशिया की काफी किरकिरी हुई है, काफी बेइज्जती हुई है। 3-4 दिन का स्पेशल ऑपरेशन 6 महीने में बदल गया। वहां प्यूटन बहुत नाराज है इससे, बाइडन से। अभी बाइडन के अगेंस्ट नहीं, बिल्कुल इन तमाम चीजों को भी एक तरह से जहन में रखना होगा। और कर रहा हूं, बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, जी जी, एक मिनट दीजिए। जी जी जी, ये दोनों जिगरी दोस्त हैं। साउथ चाइना सी के साथ उसके नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कह भी दिया कि हम टारगेटेड, जिसे कहते हैं सिलेक्टिव टारगेटिंग, इनके ऊपर करेंगे। अगले 24 घंटे में, 48 आवर्स में आपको पता लग जाएगा कि ये चाइना जो है अपनी इज्जत को बताने के लिए उनके अगला कदम चाइना का क्या होगा वो कुछ आने वाले घंटों में पता चल सकता है। मैं प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, सर क्या लगता है कि ये एक सुप्रीमेसी, मतलब पावरफुल कौन है? ये दरअसल लड़ाई ताकत की है, क्योंकि चीन लगातार एक तरह से ललकारता रहा, या चीन कहता रहा है कि ताइवान पर कोई दूसरा दावा नहीं कर सकता है, लेकिन अमेरिका भी अपनी जगह, जो अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, उसने भी दिखा दिया कि चीन की इस हठधर्मी के खिलाफ भी अमेरिका जा सकता है। देखिए अबू हुरैरा, एक बात समझने की है कि अमेरिका इन प्रिंसिपल इस बात से इनकार नहीं कर सकता और ना करता है। इवन बाइडेन ने भी अभी इनकार नहीं किया कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है जी। वो 1 चाइना 2 सिस्टम्स पे अमेरिका ने एग्री किया है 1971 से लेकर आज तक, उस पर कायम भी रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब वहां मानिया के कोई पॉलिटिकल फिगर वहां ताइवान में जब विजिट कर रहे होते हैं, तो चाइना की तशवीश ये होती है कि क्या ये सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन की हैसियत से रिकॉग्नाइज करने की तरफ एक कदम है अमेरिका की तरफ से। इसलिए चाइना एप्रीहेंसिव होता है और चाइना जो है क्रिटिसाइज करता है या कंडेम करता है या उसे रोकने की कोशिश करता है जी। एक बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि सुप्रीमेसी की जंग जो है अमेरिका और चाइना के बीच में जो जंग है वो बेसिकली ट्रेड वार है जी। और इसके जो ये मैनिफेस्टेशंस आप देख रहे हैं कि ताइवान में या मुख्तलिफ जगहों पे वो चाइना से कंपटीशन अमेरिका के सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन है। अभी तो कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हुआ नहीं है। कोरियन वार में यकीनन चाइना ने इंटरवीन किया था, वियतनाम में चाइना ने इंटरवीन किया था और उसकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। वो तारीख भी हमारे सामने है। तो मैं ये समझता हूं कि जो सुप्रीमेसी की जंग है, एक ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, इमरजेंस ऑफ न्यू पावर, डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पावर, ये इंटरनेशनल एरिना में चलता रहता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिसी थी ट्रंप की, उसके नतीजे में जो अमेरिका के हलीफ ममालिक है बड़ी तादाद में अमेरिका से अलग हो गए थे। बाइडेन की ये पॉलिसी है कि जो अमेरिका का गलबा था इंटरनेशनल एरिना में या आलमी सतह पर, उस गलबा को दोबारा कायम करने के लिए जो एलाइज रहे हैं, ट्रेडिशनल एलाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहे हैं, उनको किसी तरह से फिर से लाया जाए, ताकि ये जो इमर्जिंग ब्लॉक है जिसमें रशिया, ईरान, चाइना, टर्की, ये सब शामिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में, तो उसको काउंटर करने के लिए ये आने वाले दिनों की पूरी घेराबंदी। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, जो बात आपने कही कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसमें हिंदुस्तान अब अपने आप को कहां पर पाता है? क्योंकि चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, हिंदुस्तान अपने आप को कहां पाता है? देखिए, हिंदुस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैं ये कहूंगा अपॉर्चुनिटी इस तरह से कि अमेरिका, नैन्सी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि साहब विल प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी इन ताइवान एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। हम ये जानते हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में या प्रमोट करने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए वो ताइवान में डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करना चाहता है। सऊदी अरबिया से लेकर के कुवैत और यूएई तक वो डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप या मोनार्कीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो हमें भी ये मालूम होना चाहिए और हम ये जानते भी हैं कि हमारा भी इंटरेस्ट परमानेंट होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आज हम इसलिए रेलिवेंट हैं
कि अमेरिका के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट या बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए हैं कि चाइना का राइज हो रहा है और वो चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें हमारी जरूरत है। बिल्कुल। ऐसी हालत में हमें अपनी अहमियत समझते हुए हम एक बार्गेनिंग पोजीशन में हैं। आज की डेट में हम चाइना और अमेरिका दोनों को अपनी स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी के जरिए एक ऐसी पोजीशन में ला सकते हैं कि हमारी बहुत सारी बातें उनको माननी होंगी। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। मैं एसएस पठानिया जी जो बात यहां पर मुहिबुल हक साहब करें कि हिंदुस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है, बार्गेनिंग पोजीशन में हिंदुस्तान को होना चाहिए, अब हिंदुस्तान को हालात पर नजर रखनी चाहिए। हैं कि चाइना जो है, जो पॉलिसी की जो विजिट हुई है उसको कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करें जी। या तो वो रिएक्ट करेगा इन ए सीवियर वे अगेंस्ट द यूएस एंड वो ताइवान के ऊपर फिजिकल अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो थ्रेट पोस्चरिंग वगैरह करता रहेगा आस्ते आस्ते। जहां तक भारत का सवाल जी, भारत ने भी अमेरिका की तरह ताइवान को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ये जो स्टांस हमारा या ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, क्योंकि हमें चाहिए कि हम चाइना के खिलाफ उठ के खड़े हों, ये नहीं कि चाइना के खिलाफ हमारी जो नीति है वो है कि हम रिएक्ट करेंगे। अगर आप देखें उनका अरुणाचल में जो इस तरीके से वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लेह लद्दाख में कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने वो जो स्टेट ऑफ एयरक्राफ्ट है वो तिब्बत में डिप्लॉय कर रहे हैं, तो भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये खतरा बढ़ सकता है। अभी शी जिनपिंग के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो ताइवान को सीरियसली ले और कोई ऐसा काम करके दिखाए जिससे उनकी जो फेस सेविंग जैसे सर बात कर रहे थे वो बच सके और वो अपने आप को प्रभावी नेशन के रूप में नहीं। बिल्कुल। अब जिस तरह से ग्लोबल में ऑर्डर में जिस तरह से चेंजिंग हो रही, तो हिंदुस्तान को हालात पर नजर रखनी होगी। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब, हिंदुस्तान को यहां पर बहुत एक तरह से चौकन्ना होना होगा और जो हालात अब दुनिया में बन रहे हैं, यूक्रेन रशिया की जंग चल रही, लेकिन अगर चाइना, अमेरिका और ताइवान में टेंशन आगे बढ़ता है, जिसके चांसेस कम है, लेकिन अगर यह बढ़ता है तो इस पे हिंदुस्तान को नजर रखनी होगी। देखिए, यहां पे हमें बहुत स्थिर रहना पड़ेगा और हमारी जो डिप्लोमेसी है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे वो संभालते हैं, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के अंदर डिफेंस के बहुत से एग्रीमेंट हो रखे हैं। पहले तो एक समझिए क्वाड है, फिर उसके बाद एक हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हम उनकी पोस्ट को यूज कर सकते हैं, वो हमारी कर सकते हैं, उसको लिमोआ कहते हैं। फिर कोसा है, उसमें कम्युनिकेशन का है। हमारा स्पेस के अंदर उनका एग्रीमेंट है, हमारा उनका इंटेलिजेंस शेयरिंग में काफी है। और ये जो इतने ढेर सारे हमने एग्रीमेंट कर रखे हैं, ये चाइना समझता है बिल्कुल। और अभी ये एक बड़ी मुश्किलात आ जाएगी कि क्या हम अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हमें भी अमेरिका की जरूरत है कि अगर चाइना हमारे ऊपर हमला करता है, जहां गवादार से आता है, हमारे बंबई और कारवार और दूसरे पोर्ट्स के नेवल एसेट जिसे हम कहते हैं उनके ऊपर आता है, तो हमें क्वाड का भी थोड़ा बहुत सहारा चाहिए। हमारी नेवी ने बहुत से एक्सरसाइजेस की हैं, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। इसको हम सीधा ये कहकर के ये सिर्फ ट्रेड वॉर है, ट्रेड ठीक बात है। बिल्कुल। मैं प्रोफेसर प्रेक्षित बनहास जी एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अब वक्त की कमी है मेरे पास। प्रेक्षित बनहास जी, क्योंकि चाइना अक्सर हिंदुस्तान को आंख दिखाता रहता है या उसकी जो एक्टिविटीज हैं जो बॉर्डर एरियाज में होती रहती है, अब जो एक ग्लोबल ऑर्डर जो जिस तरह से चेंज हो रहा है, जो चीजें बन रही है, वो एक तरह से हिंदुस्तान के हक में भी हैं। जी बिल्कुल। अभी ये बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट बन रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके, और तीन बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे जो इस टाइम पे चल रहे हैं, कॉमर्स, कोविड और क्लाइमेट चेंज। और इन सबको देखते हुए किस तरह से चाइना की तरफ एग्रेशन दिखाना है, और भारत की इस टाइम पे जिस तरह से भारत ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी एक बड़े सुलझे हुए
एक कंट्री की तरह जो पार्टिसिपेट किया उन सारी नेगोशिएशंस में और जिस तरह से उन्होंने अपना रवैया रखा, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव रहा। इस टाइम पे वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बड़ी महत्वता बनने वाली है आने वाले समय में। जिस तरह से हम क्वाड में भी इंडिया इस टाइम पे आगे लीड कर रहा है, सबको गाइड कर रहा है, और जैसे कि मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि हमारे काफी सारे अकॉर्ड्स यूएस के साथ ऑलरेडी हैं, तो मुझे लगता है कि भारत बड़ा ही फूक फूक के कदम भी रख रहा है, बट इन अ प्लान्ड वे एंगेज कर रहा है अपने पार्टनर्स के साथ, और उनको भी एंगेज कर रहा है विद इन दिस रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अपनी सुप्रीमेसी इस टाइम पे बनाने चाहता है, और भारत के पास बड़ा सुनहरा मौका भी है, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, स्पेशली जब श्रीलंका क्राइसिस हुआ, चाइना ने उसको जिस तरह से लोन दिया और जिस तरह से चाइना का काफी सारा हाथ माना जाता है, तो इस टाइम भारत के ऊपर विश्वास छोटे देशों का और बढ़ता जा रहा है, और बड़ी देशों को भी नहीं, बिल्कुल। अब जो सिचुएशन अब रीजन में और खित्ते में बन रही है, इस पर नजर रखनी होगी, और चाइना का आने वाले दिनों में क्या कुछ जवाब होगा, या चाइना का रिएक्शन क्या कुछ होता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत अच्छी बातचीत हुई। प्रोफेसर परीक्षित मन्हास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुहिबुल हक साहब, कमांडर जी जय सिंह साहब और कर्नल एस एस पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।